हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट एंड 2D कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये दोनों टॉपिक दो अलग अलग टॉपिक हैं, बट इन दोनों को एक साथ लिखने का कारण ये है कि आपको पता चले कि इस कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं उसे देखते हैं फर्दर क्या है। मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखा है इसमें ताकि आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से लिख सकें। ठीक हो गया? तो मैंने उसको एक तरीके से लिखा हुआ है कि क्या चीज़ होती है, जो मैं बोलूँगी वही चीज़ मैंने यहाँ पर राइट भी करी हुई है। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के बारे में आज हम देखेंगे। सेकेंड टॉपिक में हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे एंड देन थर्ड उसमें उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं और एग्ज़ाम में कैसे आते हैं। ठीक, तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आपको जैसे पता लग रहा होगा, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट ऐसा कोऑर्डिनेट जो क्या कर रहा है, मतलब इस तरह का होमो और हेट्रो आपने पढ़े होंगे। तो सिमिलर टाइप के कोऑर्डिनेट को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, या कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर हम इसको ये भी लिख रहे हैं तो ये सेम है, वो क्या चीज़ है। ठीक है, और वो हमें ज़रूरत पड़ती है कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी क्या होती है वो भी देखेंगे। तो इन सीजी देयर आर सम केस। देखो, अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उसमें देखा होगा कि हमने 2x2 की मैट्रिक्स बनाई थी। अब 2x2 की मैट्रिक्स हमने बनाई थी तो वो सिंगल कोऑर्डिनेट्स के लिए थी। तो अगर यहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए तो तब हम क्या करेंगे, या फिर मैंने एक आपको अगर याद होगा पॉइंट, पाइवेट पॉइंट की बात करी। अगर पाइवेट पॉइंट होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद उन्होंने ये तय करा कि यस, एक होमोजीनियस कोऑर्डिनेट बनाते हैं जिसके कारण हम इसको फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो सीजी में क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। अभी तक में हमने सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, या तो ट्रांसलेशन देखा था, या स्केलिंग देखी थी, या फिर हमने आपकी रोटेशन देखा था। अगर इनके कॉम्बिनेशन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन बन रहा है तब क्या करेंगे, या उसके बाद एक्स वाई प्लेन में कोई इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। अब इसकी प्रोसेस क्या है, अब देखो, कंपोजिट क्या है, द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस इज नोन एज अ कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। आपने कौन कौन से ट्रांसलेशन पढ़े, रोटेशन पढ़े, स्केलिंग। अब अगर हमको क्या करना है, ट्रांसलेशन भी करना है, किसी में स्केलिंग भी करनी है, रोटेशन भी करना है, एक ही में ही ये सब चीज़ें करनी है, फिर रोटेशन करना है, फिर कुछ और करना है। तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब रियल प्रॉब्लम में क्या होती है कि जो हमारी रियल प्रॉब्लम आती है वो कहाँ पर आती है, मैंने आपको बताया था पाइवेट पॉइंट में। पाइवेट पॉइंट क्या है, कहीं एक स्पेसिफिक, देखो दो चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक होता है ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट होना, एक होता है कहीं पर भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये ट्रायंगल यहाँ पर भी हो सकता है, एक ट्रायंगल ये है। अब ये ओरिजिन पे है, इट्स ओके, ठीक है, हम ओरिजिन पे हम इसको रोटेट करें, स्केल करें, जो भी करें। अब दिक्कत आती है यहाँ पर पाइवेट पॉइंट में, हम कैसे उसको रोटेट करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उसके कुछ ऑर्डर होते हैं, अभी देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी देखते हैं होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, ओरिजिन को भी इन्वॉल्व करना होता है फॉर सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये अगर पाइवेट है तो इसको हमें पहले यहाँ लाना पड़ेगा ओरिजिन में, तो हमने क्या करा, ट्रांसलेट कर दिया, फिर हमने उसको रोटेट करना है या स्केल करना है, जो भी करना है। अगर स्केल करना है, उसको बड़ा करना है, तो हम उसको बड़ा करेंगे, बड़ा करने के बाद दोबारा से हमें ट्रांसलेट करना है। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की मदद लेते हैं। जैसे जर्नल में क्या होता है, जर्नल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, P' इज इक्वल टू PT। ठीक हो गया, ये हो गया आपका न्यू कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन वेक्टर्स।
ठीक हो गया, जिसमें हमने पुराने में देखा था 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लगती है। अब क्या हो गया, हमने कहा कि 2 इंटू 2 की नहीं, अब यहाँ पर एक से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, तो हमने कहा कि एक ट्रांसलेशन हमारा T1 है, फिर हमारा ओरिजिनल पॉइंट है, फिर एक और आ गया है, यहाँ तक तो था ही, एक और ट्रांसलेशन आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इसके लिए दो अलग से एलिमेंट और लगेंगे, अलग से मैट्रिक्स और लगेगी। तो उस ट्रांसफॉर्म को हम कंबाइन नहीं कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंबाइन नहीं कर रहे, तो हम उसको एक सिंगल रिजल्टेंट में कैसे करेंगे। अब ये प्रॉब्लम तो है, अब इसको सिंगल करने के लिए हमने एक सॉल्व किया, हमने कहा T1 और T2 को हम कंबाइन कर देते हैं और एक सिंगल मैट्रिक्स बना देते हैं। अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो दिक्कत ये आती है कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स बन जाती है वो 3 इंटू 3 की बन जाती है। अब क्या हुआ, सो एक्सपेंडेशन ऑफ 2 इंटू 2 ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कितने में बन गई, 3 इंटू 3 में। अब 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो अब मतलब बन जा रही है, तो अभी तक जो 2 थी अब वो 3 थी, तो उसके लिए कुछ अलग से जनरल फॉर्म बनेगी 3 इंटू 3 की। तो 3 इंटू 3 की जनरल फॉर्म क्या बन गई आपकी, आपने कहा ये वाला जो मेरा था ये सब मैट्रिक्स T1 के लिए है, ये जो हो गए मेरे ये T2 के हो गए हमारे कौन से, क्या, ट्रांसलेशन फैक्टर। ट्रांसलेशन फैक्टर जैसे हमने पढ़ा था Tx Ty, वो ट्रांसलेशन फैक्टर्स होते हैं। मैंने इनको M और N इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों में ही आएंगे, स्केलिंग में भी आएंगे, ट्रांसलेशन में भी, रोटेशन में भी, तो उसको एक जनरल टर्म में M इंटू N लिख दिया है। तो ये 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बनी, और थर्ड जो मैट्रिक्स मैंने बना दी वो एक डमी मैट्रिक्स बना दी, जिसमें 0 0 1 मैंने एक आपकी इसे दे दिया। अब वो किस तरीके से दिया है ये भी हम चेक कर लेते हैं। बट क्या होता है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ये बन तो गई मैट्रिक्स, ये बन गई मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बनने के बाद यहाँ पर क्या था, अब मेरे पास जो मैंने इसको मल्टीप्लाई करना था या प्लस करना था, तो Tx Ty था या रोटेशन फैक्टर था। अब 3 इंटू 3 की ये मैट्रिक्स हुई और ये मेरी 2 इंटू 1 की मैट्रिक्स हो गई। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करना इतना ईजी नहीं है, ठीक, तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, इसको भी 3 इंटू 1 मैट्रिक्स में बना दिया, ठीक हो गया। अब वो कैसे है देखो, बट 3 इंटू 3 मैट्रिक्स आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटू 1 2D वेक्टर मैट्रिक्स। जो मैंने बोला वही चीज़ मैंने लिखी हुई है। सो वी इंक्लूड अ डमी कोऑर्डिनेट टू मेक 2 इंटू 2 पोजिशन वेक्टर मैट्रिक्स, जो एक्स वाई है या Tx Ty जो भी कह रहे हैं, 2 to 3 इंटू 1 मैट्रिक्स, जहाँ पर मैंने क्या दे दिया एक्स्ट्रा, ये मैंने दे दिया एक्स वाई और एक नीचे से 1। तो वेयर थर्ड कोऑर्डिनेट, ये जो थर्ड कोऑर्डिनेट है मेरा ये 1 वाला, ये क्या हो गया, डमी हो गया। अब मैं अगर 1, अब कैसे देखो, नाउ इफ वी मल्टीप्लाई एक्स वाई 1 विथ नॉन जीरो स्केलर h, अब ये जो h है ये क्या कह दिया मैंने, ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट है मेरा। देन द मैट्रिक्स इट फॉर्म इज, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो xh yh एंड h करके मेरे कोऑर्डिनेट आ गए हैं, विच इज नोन एज अ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, होमोजीनियस, मैंने इसको डिनोट कर दिया होमोजीनियस कोऑर्डिनेट को h से। अब होता क्या है एक्चुअल में है, दिस इज द ओनली वेट। देखो एक्स वाई को मैंने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, अगर मैं h बाहर ले लूँ तो फिर से दोबारा से क्या हो गया, यही चीज आ गई है। वेयर h इज अ वेट विच अप्लाई टू अ कार्टेशियन कंपोनेंट। कार्टेशियन कंपोनेंट क्या होते हैं, हमने बचपन में पढ़े थे, कार्टेशियन कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो मेरे 2D में कोऑर्डिनेट होते हैं वो मेरे कार्टेशियन कंपोनेंट हो गए, जिनमें मैंने कुछ लगा दिया है h, हम मतलब h अगर मैंने स्केलर नॉन जीरो स्केलर वेक्टर लगा दिया तो वो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मैं उसमें r cos थीटा साइन थीटा लगा रही हूँ तो पोलराइज कोऑर्डिनेशन हो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। h में होमोजीनियस और cos और साइन लगा दिए जाते तो पोलराइज
पोलराइज कोऑर्डिनेट हो जाते हैं और कार्टेशियन हो गए जो हमारे 2D के x और y होते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने अभी तक इतनी कहानी कही कि 2 into 1 बना दे रहे हैं, 3 into 3 बना दे रहे हैं, तो एक उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाई चांस हमारे पास क्या है, कार्टेशियन कंपोनेंट 2 into 3 है, उसको मैं होमोजीनियस में जो एक कोऑर्डिनेट चेंज किया, तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, होमोजीनियस में करने में मैंने क्या कर दिया, ऐसे मैंने करा 2 into 3 को मैंने लिख दिया अब 2 into 3 into 1 और इसमें h, अब वो h मेरा हो सकता है कि मैंने क्या कर दिया 1 कर दिया, तो मेरा 2 into 3 आ गया, ये डमी कोऑर्डिनेट है, इसको वैसे ही नेग्लेक्ट। अगर मैं यहाँ पर h की वैल्यू 2 लिख देती हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है 4 6 2। ठीक हो गया। अगर मैं h इक्वल टू 2 कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने h इक्वल टू 2 लिखा तो ये हो गया। अगर मैंने h इक्वल टू यहाँ पर कितना लिख दिया 4 लिख लिया, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 into 3 नहीं 4 into 2 8, 4 into 3 12, 4 into 1 10। फिर मैंने इसको लिख दिया, चलो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दें, h इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या हो गया 2 3 1 हो गया। मैंने कर दिया -1 लिख दिया, h इक्वल टू -1, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट मेरे ये आ गए। बट ये जो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट मैंने बनाए हैं ये 2,3 के इक्वल ही हैं। ये रिप्रेजेंटेशन, इस फिजिकल पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन का हॉरिजॉन्टल होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में ये हो गया। तो यही चीज़ बताने के लिए अब ये होमोजीनियस कोऑर्डिनेट किस में हेल्प करते हैं, हमारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देखो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन विथ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट। अभी तक हमने सिंपल पढ़े थे, सिंपल में क्या पढ़ा था, p डैश इज इक्वल टू p प्लस t, इस तरीके से है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है p एंड t। अब इस p में ही क्या कर देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो क्या है, होमोजीनियस में तीन आ जाते हैं, x डैश y डैश और एक डमी, ये हो गया। अब p में क्या हो गया, अभी देखो 1 0 0 1, ये मेरा क्या हो गया a b c d, जो मैंने आपको a b c d बताया था जर्नल 3 into 3 फॉर्म में। ये मेरा क्या हो गया अपर वाला T1 का सब मैट्रिक्स हो गया, 2 into 1 वाली मैट्रिक्स। अब दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर, जो मेरा ट्रांसलेशन वेक्टर अलग से होता था उसको मैंने Tx Ty, तीसरा ये हो गया। ठीक है, इसको ऐसे करना नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको ये जताने के लिए करा कि जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी वो इस फॉर्म में आ रही है। ठीक हो गया। नाउ ये क्या हो गया 0 0 1, यहाँ पर डमी रहेगा एंड थर्ड विल ऑल्सो बी। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट के टर्म में हम ट्रांसलेशन इस तरीके से करेंगे। ठीक हो गया। और Tx Ty आपको पता है किस क्या बोले जाते हैं, Tx और Ty आर ट्रांसलेशन पैरामीटर्स। ट्रांसलेशन पैरामीटर या ट्रांसलेशन वेक्टर, आप कुछ भी ले। ये किस फॉर्म में हो गया आपका, देखिए p डैश इज इक्वल टू ट्रांसलेशन ऑफ दिस एंड हियर p। ठीक हो गया, समझ में आया। वैसे ही हम रोटेशन के लिए क्या करेंगे, रोटेशन के लिए भी सेम होगा आपका x डैश y डैश 1। ये ध्यान रखना कि जो हमारा सिंपल होता है उसमें ट्रांसलेशन में आपका एडिशन होता है, बट जब होमोजीनियस करते हैं तो होमोजीनियस में सब जगह कॉन्कैटिनेशन आता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आता है। यहाँ पर क्या था आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर कितना था साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ही था। बस यहाँ पर एक और डमी स्ट्रक्चर और आ गया 0 0 0 0 1, हेयर x y 1। ये क्या हो गया रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारा। ये इस तरीके से भी लिखा जाता है p डैश इज इक्वल टू r थीटा डॉट
p, जैसे ये है सेम एज इट इज ये हो गया। स्केलिंग में भी वही काम करना है आपका, x डैश y डैश 1। अब इसमें लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, नॉन कम्यूनिटेटिव, सॉरी, हाँ। तो वो होता क्या है अब बताती हूँ। वैसे आप लोगों को ये पता होगा कि क्या होता है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ होते थे, वही वाला 0 0 1 और हेयर x y 1। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं हमारे फिजिकल कोऑर्डिनेट्स को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को, तो आपकी जो मैट्रिक्स होती है वो 3×1 की फॉर्म में होती है, 3×3 की फॉर्म में होती है, 3×3 की, 3×1 की फॉर्म में। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने अभी कहा कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मैंने इसे a लिया है, इसको b लिया है, तो क्या होता है, a इंटू बी विल नॉट इक्वल टू b इंटू ए। इसे ध्यान रखना है, आप इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ नहीं लिख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑर्डर आपको ध्यान देना है। तो आज हमने क्या देखा, हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट देखा। अब इस होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में इसमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में हमने देखा कि हमें होमोजीनियस कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है 2D कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए। और इसमें जनरल फॉर्म होती है आपकी ये, इसे कन्वर्ट करते हैं 2×2 की मैट्रिक्स को 3×3 की मैट्रिक्स में। उसके बाद हमने देखा कि 3×3 की मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद भी जब मल्टीप्लाई करने की बारी आती है तो 2×1 की वेक्टर मैट्रिक्स वहाँ पर होती है, जिससे हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक नॉन जीरो स्केलर वेक्टर h हमने इसमें इंक्लूड करा और उसे ही हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट कहा। अब मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया था, अगर ये फिजिकल आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपके ये होते हैं तो होमोजीनियस में अगर ये भी हैं तो ये दोनों ही सेम रहते हैं। नाउ फिर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन विथ होमोजीनियस कोऑर्डिनेट आपके ये, इनकी मैट्रिक्स मैंने आपको दिखाई कि ये 3 तरह की मैट्रिक्स होती है। अब इस मैट्रिक्स को हम यूज करेंगे आपके कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में। आप इन्हीं को यूज करते हैं कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन को बनाने में। तो आपकी अब दूसरी चीज क्या होती है कि ये क्यों होता है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम कहते हैं कि अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं आपका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन।